तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम लोग। नंबर 1 में होगा बमा बुधनी। नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे हिंदू पैट्रियट के बारे में। नंबर 3 में बात करेंगे हुतूम पेंचार नौक्षा के बारे में। और हमारा आज का चौथा टॉपिक होगा नील दर्पण। और लास्ट लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हम लोगों का ग्राम व्रता प्रकाशिका। डिटेल में बात करने से पहले हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे कि ये सारा जो पांचों टॉपिक है इसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है बमा बोधनी, इसमें औरतों के बारे में बताया गया है, औरतों के हुकूक के बारे में बताया गया है। और नंबर 2 में जो हम लोगों का है जिसका नाम है हिंदू पैट्रियट, तो हिंदू पैट्रियट में बताया गया है हुबुल वतनी के बारे में। हिंदुस्तान में वतन से मोहब्बत और हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम में जो भी ख़राबी चल रहा था उसको पॉइंट आउट किया गया है। और थर्ड टॉपिक जो है हम लोगों का हुतूम पेंचार नौक्षा, इसमें बंगाल के और कलकत्ता के आसपास के इलाकों का जो मंज़र उस वक्त रहा उसके बारे में बताया गया है। इसमें गांव देहात, रहन सहन, शहर और तहज़ीब, तौर तरीक़ा, उस टाइम का जो चलन था उसके बारे में बात किया गया, नॉर्मल लाइफ के बारे में बात किया गया। उसके बाद फिर आता है नील दर्पण। तो नील दर्पण में किसानों के बारे में बात किया गया है, नील के खेती करने वाले नील के किसानों के बारे में, उनका क्या हाल था, क्या उनके साथ हुआ था, उनके बारे में बताया गया। और जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है ग्राम व्रता प्रकाशिका सभा, तो इसमें ख़ास करके गांव देहात के बारे में बताया गया है। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोगों का आज का बमा बुधनी। तो क्या है ये बमा बुधनी? तो बमा बुधनी एक तरह का मैगज़ीन है, बंगाली ज़बान में शाये होने वाला मैगज़ीन है। और ये एक मंथली मैगज़ीन है, महीने में एक बार ये शाये हुआ करता था। और इसके पहले एडिटर का नाम था उमेश चंद्र दत्ता, उन्होंने इसको शुरू किया। और बमा के माने होते हैं औरत, और बुधनी का मतलब होता है हराने वाली। तो हराने वाली औरत या शिकस्त देने वाली औरत, यानी कि इस पेपर का या इस मैगज़ीन का बेसिकली मकसद ये था कि किस तरह से एक ताकतवर औरत को समाज में बनाया जाए, और जो औरतें हैं जिनके ऊपर जुल्म, इस्तेसाल, जबर हो रहा है उनको सेल्फ़ डिपेंडेंट बनाया जाए, उनको एक तरह से पावरफुल बनाया जाए। तो ख़ुद के ऊपर हो रहा जुल्म को रोकने के लिए और पावरफुल बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है तालीम। लिहाजा बंगाली और संस्कृत ज़बान में तालीम का रिवाज आम करने के लिए इस मैगज़ीन के ज़रिया औरतों में बेदारी लाने की कोशिश की गई। और बेदारी कैसे आता है किसी भी मैगज़ीन या पेपर के ज़रिया? उसमें जो लिखा कोटेशन होता है, उसमें जो पैराग्राफ होता है, उसमें जो मैसेज होता है, उसके ज़रिया लोगों में बेदारी लाने का काम किया जाता है। तो ये जो बमा बुधनी मैगज़ीन है, तो इस मैगज़ीन में भी अलग अलग टाइप्स का कोटेशन लिख करके औरतों को बेदार करने का काम शुरू किया गया था। जैसे कि गुरु नानक और दयानंद सरस्वती और इस तरह का बहुत सारे लोगों का कोटेशन को इसमें शामिल किया गया। और शामिल करके और मोटिवेशनल पोएम के ज़रिए लोगों को, ख़ास करके औरतों को बेदार किया गया कि जब तक कि औरत ख़ुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सामने नहीं आएंगी तो लोग उसकी मदद ख़ुद कैसे कर पाएंगे। लिहाजा औरतों को पहले तालीम से जुड़ना होगा, पढ़ाई करना होगा, बंगाली ज़बान को सीखना होगा, क्योंकि बंगला ज़बान में ये मैगज़ीन था। तो लैंग्वेज को सीखने के बाद ही, इस पर काम करने के बाद ही जो है ना, किसी भी औरत का अपने आप में सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना पॉसिबल हो पाएगा। औरतों के अंदर इल्म की आग को जलाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह का कंपटीशन भी उस टाइम में रखा गया था, जैसे कि मज़मून नवेसी हो गया। तो उसमें औरतों को इनवाइट किया गया, उनको बुला करके मज़मून नवेसी का कंपटीशन कराया गया, मुकाबला कराया गया, और जीतने वालों की हौसला अफजाई की गई। यहाँ तक कि पहले ज़माने में, उस टाइम में जो अखबार हुआ करते थे उसमें जो राइटर्स थे, जो उसके मुसन्निफ़ थे, जो उसके जो अदीब थे, वो सब मर्द हुआ करते थे, औरतें बहुत कम हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। तो ये जो मैगज़ीन है बमा बुधनी, इसमें ख़ास करके इनवाइट किया गया उन औरतों को जिनके अंदर लिखने का थोड़ा भी हुनर है और जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनको दावत दी गई
कि वो आएँ और मज़मून लिखे, और उनके लिखे हुए मज़मून को इस मैगज़ीन में पब्लिश किया गया, बाज़ाब्ता उनका नाम और उनका ठिकाना लिख करके, ताकि उनकी एक पहचान बने और औरतों का मुकाम समाज में बुलंद से बुलंद होता चला जाए। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन काम किया गया, और इस बमा बोधिनी मैगज़ीन के ज़रिए औरतों को आगे बढ़ाने का काम ज़ोर शोर से होने लगा। और इसका बहुत अच्छा इसका नतीजा भी निकला। नतीजा ये निकला कि बैथून कॉलेज से पहली जो एमए की एक स्टूडेंट बनी वो बंगाल की रहने वाली थी, और इसके अलावा जो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज है उसकी एक फ़ीमेल डॉक्टर बनी, लेडी डॉक्टर बनी। तो इससे बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला। एक बहुत फेमस हस्ती हैं जिनका नाम है रुकैया बेगम। तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस मैगज़ीन को पढ़ करके और इस मैगज़ीन के असर से बहुत सारे मुसलमान औरतों में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, और नतीजा ये निकला कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने एक स्कूल की बुनियाद डाली। सोचिए, एक औरत होकर के उन्होंने एक स्कूल बनाया, और ये स्कूल कलकत्ता में है जिसका नाम है सखावत मेमोरियल स्कूल। तो इस तरह से ना सिर्फ औरतें आगे बढ़ीं, बल्कि आगे बढ़ने के बाद उन्होंने दूसरों के आगे बढ़ने का रास्ता भी हमवार किया। और इस तरह ये जो मैगज़ीन है बमा बोधनी, ये 1863 से लेकर के 1922 तक ऑलमोस्ट 60 साल तक ये अपना काम बखूबी अंजाम देता रहा। उसके बाद आज का हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट क्या है? हिंदू पैट्रियट एक न्यूज़पेपर है। ये बांग्ला ज़बान के बजाय अंग्रेज़ी ज़बान में छपा करता था, और ये वीकली न्यूज़पेपर था। पहले 1853 में ये छपना शुरू हुआ, और गिरीश चंद्र घोष के अदारत में, यानी कि इनके पहले जो है एडिटर वो गिरीश चंद्र घोष थे, इनके अदारत में ये पेपर छपना स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ है 1853 में कलकत्ता ही के कलाकार स्ट्रीट से। कलकत्ता के कलाकार स्ट्रीट से ये पेपर छपना शुरू हुआ, और ये एक सियासी पेपर है, यानी कि उस वक्त के सियासी मंज़र को, सियासी हालात को मंजर आम पर लाने के लिए इस पेपर को पब्लिश किया जा रहा था। और बाद में इसकी सदारत करते हैं हरीश चंद्र घोष। पहले गिरीश चंद्र घोष करते थे, और उसके बाद फिर हरीश चंद्र मुखर्जी इसकी अदालत करना शुरू किए थे बाद में। और शुरू में ये वीकली पेपर था, लेकिन बाद में ये जो है ये डेली न्यूज़पेपर बन जाता है। तो वीकली न्यूज़पेपर का मतलब होता है हफ्ता में एक बार ये पब्लिश होगा, जबकि डेली न्यूज़पेपर का मतलब होता है ये हर रोज़ पब्लिश किया जाएगा। 1892 से ये डेली न्यूज़पेपर बन जाता है, और उसके बाद ये हर रोज़ बिलानागा छपना शुरू होता है। हालांकि ये बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि 1853 में जो ये पेपर स्टार्ट हुआ, पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, तो ये उससे पहले भी पब्लिश हुआ करता था, लेकिन उसका नाम था बंगाल रिकॉर्डर। यानी कि हिंदू पैट्रियट नाम से पहले यही सेम पेपर बंगाल रिकॉर्डर के नाम से, वही गिरीश चंद्र घोष के अदालत में ये छापा जाता था। लेकिन 4 साल छपने के बाद, यानी कि 1849 से 4 साल के बाद 1853 में इस पेपर का नाम रख दिया गया हिंदू पैट्रियट, और उसके बाद से ये बहुत तेज़ी से अपना काम करना शुरू कर दिया। इसमें बेसिकली जो भी नुक्स, जो भी गलतियां थी अंग्रेज़ों के ज़रिए की गई थी, जो भी कमियां थी, उसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है इस पेपर में। हिंदू पैट्रियट में बहुत ही बेबाकी के साथ तनकीद किया गया है, जहाँ पर भी जो भी नज़्म व नस्क में कमियां थी, चाहे वो लॉर्ड डलहौज़ी के ज़रिए कायम किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप हो, चाहे फिर 1857 की बगावत हो, या फिर वो नील के काश्तकारों के ऊपर जुल्म हो, या फिर वो बेवाओं की दूसरी शादी की तहरीक हो, या फिर नील दर्पण का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हो, या फिर इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे तालीम निस्वा हो, चाहे औरतों के दोबारा शादी को लेकर जो तहरीक चला था वो तहरीक हो, तमाम चीज़ को ये कवर अप किया जाता था इस पेपर में। और इस पेपर को पढ़ने वालों के अंदर एक जोश जागता था, और उनके अंदर एक तरह का अवेयरनेस फैलता था कि किस तरह से यहाँ का माहौल बनता जा रहा है, या फिर किस तरह का सियासी निज़ाम चेंज होता जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इंडियंस के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर एक हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होना शुरू हुआ, और जाहिर है फिर उसके बाद बहुत हद तक इस पेपर ने हिंदुस्तानियों को हौसला अफजाई की, और आज़ादी के जंग में शामिल होने में और आज़ादी की जंग को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस पेपर ने।
उसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है हुतुम पेंचार नक्शा। हुतुम पेंचार नक्शा जो है ये एक किताब है और इसके राइटर का नाम है काली प्रसन्न सिन्हा। 1862 ईस्वी के बाद इसको शाये किया गया और इस किताब को बंगाली ज़बान में पब्लिश किया गया। इस किताब में कलकत्ता के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, यहाँ के लोकल माहौल के बारे में, यहाँ के उस वक्त के जो भी कंडीशन थे उसके बारे में बताया गया है, चाहे वो मज़हबी कंडीशन हो, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, या फिर उस वक्त का जो तहज़ीब था, जो तौर तरीक़ा था, जो उस वक्त का रहन सहन था, उसके बारे में बताया गया है। मज़हबियत के बारे में बताया गया है, मज़हब जैसे कि ब्राह्मणियत के बारे में, ईसाइयत के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। किताब का नाम है हुतुम पेंचार नक्शा। इसका मतलब ये होता है कि देखने वाला उल्लू का खाका, यानी कि एक ऐसा खाका जिसको कोई देख रहा हो और यहाँ पर एक उल्लू को देखता हुआ बताया गया है। और ख़ास करके रात के वक्त जब लोग सो जाते हैं या जब सन्नाटा छा जाता है तो उस वक्त का क्या माहौल होता है, बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियाँ वगैरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है और अलग अलग कैरेक्टर के ज़रिए कोलकाता के माहौल को सामने रखने की कोशिश की गई है। इसमें जो है होटलबाजी और ख़ानदानी झगड़े और जातियों में शादी, इन तमाम चीज़ों को इसमें कवर अप किया गया है। और साथ में यहाँ पर एक कैरेक्टर के नाम से एक कहानी बताया गया है कि किस तरह से एक लड़का होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम है कनाई धन दत्त। वो क्या करता है कि दुर्गा पूजा के वक्त में लोगों से चंदा वसूल करता है, एक गाड़ी को भाड़ा में लेकर के, किराया में लेकर के। लेकिन ख़ुद जो है वो अपने पॉकेट से या अपने घर से 1 रुपया भी उसमें नहीं लगाता है। चंदा वसूल करने के बाद फिर वो उसी पैसे को क्या करता है, लोगों को कर्ज़ पर देता है और उससे बहुत सारा मुनाफा कमाता है और अमीर बनने का ये रास्ता इख्तियार करता है, लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना करके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा जब इस किताब में जब कहानी का ख़िताम होता है, जब कहानी का ख़ात्मा होता है, तो उस वक्त ये दिखाया गया है कि लोग किस तरह से हावड़ा से चले जाते हैं, एक ट्रेन का सफ़र करते हैं सब और हावड़ा से इलाहाबाद चले जाते हैं। उस वक्त सारे लोग एक साथ मिलजुल करके साथ बैठते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग, अमीर गरीब सब एक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुसन्निफ़ है काली प्रसन्न सिन्हा जो हैं, उनको ये उम्मीद है कि एक न एक दिन जो भी यहाँ का जो ये है ख़राबी है, जो भी यहाँ की ख़राबी है वो दूर हो जाएगी और लोग एक हो जाएंगे और एक साथ हो जाएंगे और तमाम भेदभाव जो भी यहाँ पर था वो मिट जाएगा, ये मुसन्निफ़ को यकीन है। उसके बाद जो हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है वो किसानों की मजबूरी, बदहाली और बेबसी पर बनाया गया एक ड्रामा है और ये बांग्ला ज़बान का एक ड्रामा है नील दर्पण, जिसमें यहाँ जो नील दर्पण के जो ड्रामा निगार हैं दीना बंधु मित्रा, ये बताते हैं किस तरह से कि 1859 में किस तरह से कि नील के किसानों के ऊपर जुल्म किया गया, उन पर बर्बरियत ढाया गया और उनको जबरन बंधुआ गुलाम बनाने की कोशिश की गई अंग्रेज़ों के ज़रिए। तो ये जो ड्रामा है 1860 में लिखा गया था और लेकिन ये स्टेज किया गया, इसको परफॉर्म किया गया है 1872 में, जबकि इसको किताबी शक्ल में पब्लिश किया गया है 1860 में। और ये किस चीज़ का ड्रामा है, ये 1859 में होने वाला, 1859 में होने वाला नील के बगावत के ऊपर पूरा का पूरा इस ड्रामा को बनाया गया है। और इस ड्रामा के ज़रिए लोगों के अंदर एक बेदारी लाने की कोशिश की गई है और अंग्रेज़ों के हरकतों को सामने रखने की कोशिश की गई है। माइकल मधुसूदन दत्त के ज़रिए इस ड्रामा को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया है और गिरीश चंद्र घोष के ज़रिए कायम किरदा 1872 में नेशनल थिएटर में इसको परफॉर्म कराया गया था 1872 में। तो 1872 में नेशनल थिएटर जो कि गिरीश चंद्र घोष ने बनाया था, उसी में 1872 में इस ड्रामा को जिसमें नील की बगावत के बारे में बताया गया है, इसको परफॉर्म कराया गया था। और एक यहाँ पर कॉमेडी की बात यह है, कॉमेडी की बात तो नहीं है खैर, लेकिन एक यहाँ अजीब बात यह है, इस ड्रामा में परफॉर्म करने वाले कैरेक्टर्स में से अर्धेंदु शिखर नाम के एक कैरेक्टर ने अंग्रेज़ का किरदार निभाया था। तो उसने इतनी बखूबी और इतने अच्छे से अंग्रेज़ का किरदार निभाया था कि देखने वाले सचमुच में ताज्जुब रह गए और उनको लगा कि ये सचमुच का कोई अंग्रेज़ है और इस तरह से ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। लिहाजा परफॉर्म करते करते ही जो ऑडियंस थे, जो अवाम थे, वो क्या करने लगे,
उस पर स्टेज पर जूते चप्पल की बारिश करने लगे, जूते चप्पल फेंकने लगे गुस्से में। तो ये जो है ड्रामा में अगर इस कदर दर्द में इंसान को डुबा देने वाला अगर ये ड्रामा है, तो सोचिए अगर हकीकत में वाकई में इस तरह के जुल्म जब होते होंगे तो क्या गुजरती होंगी उन किसानों पर, उस नील के काश्तकारों के ऊपर। तो ये कमाल का ड्रामा है जिससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का जो बिहेवियर था, जो बर्ताव था नील के काश्तकारों के नील की काश्तकारों के साथ, वो सामने आ चुका था इस ड्रामा के ज़रिए। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ग्राम बर्ता प्रकाशिका। तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ चुका होगा कि ये ग्राम के बारे में बताया जाएगा इसमें। तो असल में क्या है कि उस टाइम में जितने भी मैगज़ीन थे, जितने भी पेपर्स थे, न्यूज़पेपर, वो ख़ास कर के जो हाइलाइटेड एरिया थे, जो शहरी एरिया थे, उनको कवर अप कर रहे थे, लेकिन ग्राम के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो ये उस ज़माने में उस टाइप का पहला पेपर था एक तरह से, जिसने गांव के देहातों के मंज़र को कवर अप किया और अपने पेपर में जगह दी। तो ये जो मैगज़ीन है जिसका नाम है ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस नज़रिए से। इस मैगज़ीन को इस मैगज़ीन के जो एडिटर थे उनका नाम था हरिनाथ मजुमदार। तो हरिनाथ मजुमदार वो इंसान थे जिन्होंने ये मैगज़ीन स्टार्ट किया, और चूँकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे इसलिए उनको कंगाल हरिनाथ भी कहा करते थे लोग। और 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में ये पेपर, ये मैगज़ीन स्टार्ट हुआ और 1869 ईस्वी तक, 1879 ईस्वी तक, 1879 तक ये चला। तो 1863 से 1879 तक ये मैगज़ीन चलता है। और ये मैगज़ीन बंगाली ज़बान में था। इसमें गांव देहात के तमाम बुराइयों को, तमाम कमियों को दिखाया गया था ताकि लोग इसके बारे में जानें और इसको दूर करने की कोशिश करें। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मज़ामिन को जगह दी जाती थी इस मैगज़ीन में, जैसे कि मज़हब, फ़लसफ़ा, अदब, साइंस वगैरह को यहाँ पर इस मैगज़ीन में हाईलाइट किया जाता था। चूँकि चूँकि मजुमदार जो हैं, हरिनाथ मजुमदार, ये काफ़ी गरीब थे, तो इस मैगज़ीन को चलाने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो राजशाही की रानी स्वर्ण देवी जो है, स्वर्ण देवी, ये जो है उनको फ़िनंशियली हेल्प करती थी ताकि वो अपना मैगज़ीन को चलाते रहें और इस मैगज़ीन का काम आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों को पता होगा पूबना नील बगावत के बारे में, तो यही वो वाहिद न्यूज़पेपर है जो उसके बारे में ज़िक्र करते हैं और वहाँ की किसानों की बदहाली को दुनिया के सामने और हिंदुस्तान के सामने रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फिर से 5 टॉपिक को डिस्कशन कर लिया, और ये पाँचों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री का ये पाँचों टॉपिक। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाएँ एग्ज़ाम में, आपका वहाँ पर काफ़ी काम आने वाला है ये टॉपिक्स।